हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 9 का यह 10वां अध्याय है, साइंस है। नाम है गुरुत्वाकर्षण और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमने बल और गति के नियम के बारे में पढ़ा, बल के बारे में पढ़ा। अब जो है हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लिखा गया कि अध्याय 8 तथा 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरता है। क्या होता है? पृथ्वी की ओर आता है, गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। और ये किसकी परिक्रमा कर रहा है? तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। और सारी अवस्थाओं में चंद्रमा पर हो, वस्तु पर हो, ग्रह पर हो, इन सब पे क्या लगता है? बल जरूर लगता होगा, होना भी चाहिए। इसी के अनुसार जो है आइजक न्यूटन क्या कहते हैं? तो आइजक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इसे बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस बल को क्या कहे उन्होंने? गुरुत्वाकर्षण बल। आपसे पूछा भी जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया है? तो ये आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और गुरुत्वाकर्षण के क्या है? तो ये जो भी आप देख रहे हैं जिसमें भी बल लग रहा है तो किसके कारण लग रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है बल लग रहा है। एक ही बल उत्तरदायी होता है। वो कौन सा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रव्यों में वस्तुओं के परिवहन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए, पहला है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है, फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। आप जानते हैं गेंद अगर हम ऊपर फेंके तो कुछ ऊंचाई तक पहुंची, उसके बाद फिर वो जो है नीचे आने लगती है। ठीक, तो गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तब एक सेब उन पर गिरा। एक सेब जो है उनके सर पर गिरता है और गिरता है। सेब गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जो है सेब गिरता है, और यही जो है सेब गिरने की क्रिया जो है न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? चंद्रमा को भी आकर्षित पृथ्वी अपनी ओर करती है। ये याद रखिएगा, यही इन्होंने सोचा। क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। और दोनों अवस्थाओं में जब खींचा जा रहा है तो दोनों अवस्थाओं में एक ही बल उत्तरदायी है। ठीक, एक ही बल उत्तरदायी। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा में प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं कर सकता। और यहाँ पर उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी जो है बिंदु है तो एक सरल रेखीय गति पर वो पथ पर जो गति नहीं कर सकता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। और उसके बाद जो है सीधा गति नहीं कर सकता, वरन क्या करता है? वो फिर पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। और इससे क्या होता है? लगता है कि एकदम अवश्य ही जो है ये पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर नहीं गिरता है। आइए अब हम देखेंगे चंद्रमा जो है, चंद्रमा की गति को समझेंगे। क्या है?
क्यों नहीं गिरता है वो। तो एक धागा लेंगे, धागे का एक टुकड़ा लेंगे और इसके सिर पर एक छोटा सा पत्थर, ये जो पत्थर है वो हम लगाएंगे, बांध देंगे। धागे के दूसरे सिरे को पकड़ेंगे और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाएंगे। ये देख सकते हैं कि एक सिरा से दूसरे सिरा ये जो है वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। पत्थर द्वारा जो है यहाँ पर नियत परिमाण के वेग से वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। नियत जो परिमाण है उसका जो उतना ही जितना रस्सी है वही उसका परिमाण, इतना ही वो घूम रहा है, उसका नियत वृत्ताकार पथ है वो। अब हम पत्थर की गति की दिशा को देखेंगे, किस दिशा में जा रहा है। अब धागे को छोड़ेंगे तो फिर पत्थर की गति की दिशा को हम देखेंगे। जब धागे को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोड़ेंगे और पत्थर की गति की दिशा को देखेंगे तो पत्थर की गति की दिशा देख रहे हैं ऐसे चल रहा है। और यह जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ऐसे करके फिर इधर आएगा। तो यही जो है यहाँ पर दर्शाया गया, एक नियत चाल में चलना जो है वह चलते रहता है। अब हम देखेंगे धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। और प्रत्येक जो बिंदु है आप देखेंगे तो ये बिंदु है 1 2 3, यहाँ पर जो है दिशा उसकी बदल रही है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है, और दिशा जब परिवर्तन होगा तो वेग भी परिवर्तित होगा और त्वरण भी। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है, और जो भी इसको गतिशील रख रहा है वो क्या है, बल केंद्र की ओर लगता है। तो इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। जो भी ये बल लग रहा है केंद्र की ओर, यही बल क्या कहलाएगा, अभिकेंद्र बल कहलाएगा। ठीक। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है, और इसकी अनुपस्थिति में क्या होगा, यह सरल रेखा में गमन करेगा, गतिशील मुक्त हो जाएगा। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखी होगी, और यह जो सरल रेखा होगा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगा। यहाँ पर दिखाया भी गया है कि कोई सरल रेखा जो वृत्त के से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। देख सकते हैं ये एक ही बिंदु पर यहाँ पर मिल रही है, वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है, और यह जो है वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाएगा। और इस चित्र में सरल रेखा कौन कौन है, ए बी और सी है, और वृत्त की बिंदु जो है बी पर स्पर्श रेखा, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, स्पर्श किया तो ये बी पर स्पर्श करता है, ये स्पर्श रेखा है। अब है पृथ्वी के चारों और चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जो चारों ओर गति करता है चंद्रमा, वो किसके कारण, तो अभिकेंद्र बल के कारण। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिलता है। और अभिकेंद्र बल क्यों मिल रहा है, तो पृथ्वी के जो आकर्षण बल हैं उसके कारण अभिकेंद्र बल मिल रहा है चंद्रमा को। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति के से सरल रेखा पथ पर चलता रहेगा, और यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा क्या होगा, एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी की ओर आकर्षित जो है पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते। देखिए इसको हम ऐसे समझेंगे, ये गति के तीसरे नियम से। गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण में आपने देखा भी है कि पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान क्या है, थोड़ा है, नगण्य है। तो इसीलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इसलिए हम नहीं देखते हैं कि पृथ्वी जो है सेब की ओर गति कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। और आपने जो है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ा है, द्वितीय गति के नियम बारे में पढ़ा है कि द्रव्यमान अगर उसका कम है, बंदूक की गोली और बंदूक में देखेंगे द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, तो बंदूक का है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान का। तो यहाँ पर इसी के कारण आपको पृथ्वी जो है सेब की ओर आकर्षित होते हुए नहीं दिखाई देती है। इसी तरह का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है।
पृथ्वी क्यों बड़ा है, चंद्रमा छोटा है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही शिव और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि यहाँ पर पृथ्वी और शिव चंद्रमा ही जो है एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता है। जो भी विश्व में एक दूसरा पिंड है, सभी जो पिंड हैं अपनी ओर आकर्षित एक दूसरे को करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यही जो है आकर्षण एक दूसरे को करने की क्रिया है, यही जो क्रिया जो आकर्षण बल होता है, यह बीच की जो आकर्षण बल है, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व का प्रत्येक जो है प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। प्रत्येक पिंड जो है एक बल से एक दूसरे को आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो यहाँ पर याद रखेंगे, जो दो पिंड है उसके जो है दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे, लेकिन जो बीच की दूरी होगी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, और यह जो बल है दोनों पिंडों को जो मिलाता है उसके रेखा की दिशा में लगता है। यहाँ पर देखिए दर्शाया भी गया है कि एक ए और बी है, एक दूसरे को समानुपाती लग रहा है, और लेकिन ये देखेंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है। फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी द्रव्यमान हो गया, एम और बड़ी एम है और एम है बाय डी स्क्वायर। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित करता है। जो उसको केंद्र को मिला रहा है उसके दिशा को निर्देशित कर रहा है। ये देख सकते हैं, ये केंद्र को मिला रहा है, एक दूसरे को केंद्र को ये मिला रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आपने इसको पढ़ा कि अगर दो पिंड होगा, जो यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर विश्व का जो प्रत्येक अन्य पिंडों को एक जो है बल से आकर्षित करता है, जो क्या होता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों जो है उसके द्रव्यमान जितना इसका है उतना उसके दोनों द्रव्य के समानुपाती होगा, और तथा उनके बीच की जो दूरी होगी, ये जो बीच की जो दूरी होगी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ये बल जो है दोनों पिंड को मिलाने, ये पिंड है, दोनों दिशा जो है ये एक दूसरे की ओर लगेगा। ये देख सकते हैं, ये डी है, तो ये एक दूसरे की ओर लगता है। तो डी स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो ये जो वर्ग है ये डी स्क्वायर है, व्युत्क्रमानुपाती वर्ग। बीच की जो दूरी है ये इसकी दूरी, ए और बी की दूरी की जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग है दूरी जो है। तो ये एम और एम यहाँ पर देख रहे हैं, और एफ इक्वल टू जी एम एम डी स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण का ये आपका सूत्र हो गया। अब हम देखेंगे आइजैक न्यूटन के बारे में। यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आइजैक न्यूटन। देखिए आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में ग्रेथम के निकट वुल्सथोर्पे में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में वह प्रायः सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। वे एक निर्धन कृषक परिवार में जन्मे थे, लेकिन वे खेती के काम में कुशल नहीं थे। इनका काल जो है कब से कब है, उन्हें 1642 से लेकर 1727 तक। उसके बाद लेकिन वे कृषि में नहीं कुशल थे, तो 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया, और सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया और न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। यहाँ पर बीमारी फैल जाता है कैम्ब्रिज में, और यहाँ पर से इनको 1 साल की छुट्टी मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना
की खोज करने को प्रेरित किया। इससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला और इन्हीं के कारण जो है यहाँ पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को निकाल लिए। विशिष्ट बात यह है कि उसने पहले भी बहुत से महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, किंतु वे उसके महत्व को समझने में असफल रहे। न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया। उन्होंने खगोलीय परीक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की जिन्हें कलन कहते हैं। याद रखेंगे, कलन की खोज किसने की? तो न्यूटन के द्वारा किया गया। बहुत ही बात जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलस कहते हैं। इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित हो। यहाँ पर देखेंगे गोले का व्यवहार ऐसा होता है जैसे कि संपूर्ण द्रव्यमान जो है उसके किसके केंद्र पर स्थित हो, और इसलिए उन्होंने ये सिद्ध किया। न्यूटन ने अपने गति के 3 नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से भौतिक या विज्ञान के ढांचे को बदल दिया। 17वीं शताब्दी के प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो तथा अन्य के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिश्रित किया। एक विशिष्ट बात यह है कि उस समय एक गुरुत्वीय सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सका था, यद्यपि उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसका कारण था न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी की गई थी। इससे यह सिद्धांत सरल एवं परिष्कृत हो गया। ये विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अपेक्षित है। देखिए, न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया? तो ग्रहों की गति के अध्ययन में सदैव से ही हमारी गहरी रुचि रही। 16वीं शताब्दी तक अनेक खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित कर लिए थे। जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 नियम जो हैं व्युत्पन्न किए। इन्हें केपलर के नियम से जाना जाता है। इनके केपलर के नियम को हम देखेंगे। केपलर के नियम को भी पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे केपलर के पहला नियम को। पहला नियम है कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया। इस चित्र में सूर्य की स्थिति O से दर्शाया गया है। दूसरा नियम है कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि A से B गति करने में लगा समय C से D तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल OAB और OCD बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। सूर्य के किसी ग्रह तीसरा नियम है सूर्य के किसी ग्रह की औसत दूरी r, मतलब दूरी को r से डिनोट करेंगे, और घन उस ग्रह के सूर्य की परितः परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात r क्यों है? घन है, और t क्या होगा? स्क्वायर होगा, वर्ग है। तो बराबर क्या हो जाएगा? स्थिरांक। स्थिरांक बराबर आप ऐसे r³/t² कह सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिंदु है, केंद्र है, और A, B, C और D है। तो यहाँ पर OA और OB होगा, यहाँ पर OCD होगा। ये तीनों केपलर के द्वारा बताए गए हैं। देखिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यूटन ने ही यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का बल है जो सूर्य पर लगता है, और यह जो है किस पर लग रहा है? तो सूर्य पर लग रहा है। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करने में किया।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ घटता जाता है। एक सरल रेखा तर्क इस प्रकार है। हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं। मान लीजिए कि कक्षीय वेग कितना, तो भी वेग जो है भी से डिनोट करेंगे तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या जो आर से डिनोट करेंगे, आर त्रिज्या है। मान लीजिए कि कक्षीय वेग ग्रह की कक्षा की त्रिज्या है, मतलब कक्षीय वेग भी है, त्रिज्या आर है। तब परिक्रमा करते हुए ग्रह लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो एफ को हम डिनोट करेंगे किससे, वी स्क्वायर बाय आर से। ठीक, यदि परिक्रमण काल टी है तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2πr बाय टी, अर्थात भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर समानुपाती होगा। और इस संबंध में इस प्रकार हम इसको हम लिख सकते हैं कि भी स्क्वायर समानुपाती किसका है, तो ए बाय आर गुनी आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, क्योंकि आर क्यू और टी स्क्वायर केपलर के तीसरे नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी स्क्वायर किसका समानुपाती है, 1/r का, तो इसे एफ समानुपाती किसका होगा, तो भी स्क्वायर बाय आर के साथ संयोजित करने में हमें प्राप्त होता है का एफ का कितना, तो 1/r स्क्वायर। अब देखिए, मान लीजिए m जो है m तथा m द्रव्यमान के दो पिंड, ये m बड़ा m छोटा m जो है दो पिंड है। a तथा b एक दूसरे से दूरी पर स्थित है और a जो है एक b के दूसरे दूरी पर स्थित है। ठीक, और मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है और दोनों पिंडों के बीच का जो आकर्षण बल क्या है, तो F है। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती F समानुपाती किसका, तो m गुने m का, तो F जो होगा समानुपाती किसका होगा, तो m का, तो इसका जो है द्रव्यमानों के दोनों जो द्रव्यमान हैं उनके समानुपाती होगा। तो ये सूत्र आपने यहाँ पर देखा, तो F समानुपाती m गुने m जो है दोनों द्रव्यमान है तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और दोनों जो बीच का जो दूरी है, बल जो लग रहा है, ये दोनों इसका जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊपर आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो F किसका समानुपाती है, 1/d व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी के है, तो d स्क्वायर। समीकरण से हमने भी देखा कि F जो है समानुपाती m गुने m है बाय डी स्क्वायर, ये हो गया। तो या इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एफ स्क्वायर को g है, तो g m गुने m बाय डी स्क्वायर। तो जहाँ g क्या है, अनुपातिकता स्थिरांक है, g जो है ये अनुपातिकता स्थिरांक है, और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। g को हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहेंगे। अब देखिए, वर्ज गुणन करने पर समीकरण कैसा होगा, तो f गुने डी स्क्वायर इक्वल टू जी एम गुने एम। तो या इसको इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, जी इक्वल टू एफ, ये देख सकते हैं एफ डी स्क्वायर बाय एम, इसको ले लेंगे तो एफ गुने एम। ये दोनों द्रव्यमान हैं, ये आपने देखा, ये दोनों क्या हैं, द्रव्यमान हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं, समानुपाती हैं, और डी जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपने पढ़ा भी है। अब देखिए क्या होगा, तो बल, दूरी तथा द्रव्यमान के डी क्या है, दूरी है, तो डी दूरी है, तो ये वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखेंगे तो बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने में हमें जी के SI मात्रक प्राप्त होंगे, जो nm स्क्वायर के जी होगा। जो होगा nm स्क्वायर के जी स्क्वायर के बराबर होगा, ऋणात्मक में है। जी के SI मात्रक प्राप्त क्या होंगे, nm स्क्वायर के जी वर्ग है, तो यहाँ पर स्क्वायर है 2 होगा, तो ये कितना में है, ऋणात्मक में है। अब देखिए, हेनरी कैवेंडिश का काल कितना है, 1731 से 1810 ने यह जो है ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया, और इन्होंने सुग्राही तुला का जो है उपयोग किया और जी का मान ज्ञात किया। तो जी यहाँ पर क्या था, तो जी आपका था
स्थिरांक किसका गुरुत्व सावित्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक था। तो यहाँ पर जी को हम देखेंगे तो जी का कैसे उन्होंने निकाला। तो मान कैसे होता है, जी का वर्तमान मान कितना है तो 6.673 6.673 गुने 10⁻⁻11 है। NM स्क्वायर kg स्क्वायर है, ये जी का मान है अभी वर्तमान में। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, विद्यमान होता है। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए। अभिकलन मतलब घटाने के लिए कहता है। निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं इसका कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यह नियम सावित्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हों या छोटी, चाहे ये खगोलीय हो या पार्थिव। आप देखिए व्युत्क्रम वर्ग है तो F डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तथा इस कथन का अर्थ है कि यदि डी को 6 गुना कर दिया जाए तो एफ का मान कितना होगा, 36वां भाग होगा। अगर डी को हम 6 गुना कर देंगे तो एफ का मान कितना हो जाएगा, 36वां भाग रह जाएगा। एफ का जो है मान 36वां भाग रह जाएगा। यही यहाँ पर देखिए एक दो क्वेश्चन भी है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है और चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। देखिए यहाँ पर जी का मान कितना है तो 6.7 × 10⁻11 Nm स्क्वायर kg में है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान और जो उनकी दूरी का जो द्रव्यमान है यहाँ पर हमको निकाल कर जो है बल का परिकलन हमको निकालना है। तो ये देखिए ये पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24, इसको बड़ी कैपिटल M से, और चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल m से हम डिनोट करेंगे, जो 7.4 × 10⁻22 kg है। अब चंद्रमा पृथ्वी तथा पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी हम निकालेंगे तो d = कितना 3 × 10⁻5 किलोमीटर है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको हम तोड़ देंगे। जब हम तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 × 10⁻4 m में आ जाएगा। किलोमीटर जो है मीटर में हम बदल दिए हैं। किलोमीटर है तो 1000 मीटर लगाए तो मीटर में बदला गया। और जी का मान कितना है तो जी का मान है 6.7 × 10⁻11 Nm स्क्वायर kg स्क्वायर में जो है। अब हम क्या करेंगे तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है तो F = आपने सूत्र को याद भी किया होगा तो F = कितना होता है तो जी बड़ी M और गुने छोटी m जो क्या है द्रव्यमान है बाय d², ये d² है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। जब हम इसको इससे डिनोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तो F = हो जाएगा, F कितना है तो F हो जाएगा 6। अब हम पहले क्या करेंगे तो पहले हम निकालेंगे किसका तो m का और m का। तो 6 यहाँ पर हो जाएगा 6 × 10 पर पावर यहाँ पर पहले जी होगा, तो जी का मान कितना है 6 × 10⁻10⁻11 Nm स्क्वायर, तो ये हो गया। और फिर हम बड़ा है और छोटा है पृथ्वी और चंद्रमा का हम ले लेंगे द्रव्यमान और गुने बाय कर देंगे d² मतलब दूरी। तो दूरी कितना हो जाएगा तो दूरी है 3 × 10⁻84। अब हम इसको मीटर में लिए हैं तो 10⁻8 मीटर स्क्वायर में है। जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम इसको काटेंगे तो 2.02 × 10⁻20 N हो जाएगा। तो यही जो होगा पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल जो होगा कितना हो जाएगा 2.02 × 10⁻20 N हो जाएगा न्यूटन। यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही यहाँ पर से सिंपल से आपको बताया गया, सूत्र याद रखना है बल का सूत्र जो F = G m×m/d। अगर दो द्रव्यमान है तो ऐसे सूत्र निकलेंगे। अब क्वेश्चन आपसे कुछ दिया गया है कि क्वेश्चन है पहला कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तो विश्व का जो प्रत्येक, आप याद रखिए, विश्व का जो प्रत्येक पिंड है क्या करता है, प्रत्येक जो पिंड है, प्रत्येक पिंड
प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। और जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या है, अगर दो पिंड है तो द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक। और तथा उनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी बीच की है वो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, और यह बल जो है दोनों पिंडों को मिलाने वाली, ये इधर गया और ये इधर गया, तो ये दोनों पिंड के मिलाने वाली रेखा में ये लगती है। यही जो है सार्वत्रिक नियम है गुरुत्वाकर्षण का। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी बल के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बहुत ही सिंपल है, आपने सूत्र भी ऊपर अभी पढ़ा ही है। अभी जस्ट इसके बारे में हमने पढ़ा कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो हम सूत्र कैसे लिखेंगे, तो ये सूत्र कैसा हो जाएगा, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र यहाँ पर आपको हम यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये हो जाएगा, ये सूत्र हो गया आपका। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो ऐसे सूत्र आप याद रखेंगे। तो m और m को, m क्या है, तो m जो है आपका क्या है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और किसी वस्तु का द्रव्यमान छोटी m से हम डिनोट करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो d स्क्वायर है दूरी में, इसको हम r स्क्वायर कर देंगे। r स्क्वायर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या। अगर पृथ्वी की मांग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगा। और g क्या हो जाएगा, तो g हो जाएगा आनुपातिक स्थिरांक। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण का बल का ये सूत्र है। और इसी से आपको जो यहाँ पर परिमाण जो है ये निकल जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण हमको इस सूत्र से निकल जाएगा। ऐसे हम इसको आपको सूत्र लिख देते हैं। F इजकल टू आपको F इजकल टू जी एम, बड़ी कैपिटल M होगा, कैपिटल M गुने स्मॉल m, जो एक क्या करता है, तो एक पृथ्वी का द्रव्यमान को दर्शाएगा, तो और दूसरा क्या दर्शाएगा, तो वस्तु का द्रव्यमान, जो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होगा। और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है। अब के पहला क्या है, तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। दूसरा क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तीसरा सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। चौथा है चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। चंद्रमा और सूर्य के कारण क्या, ज्वार भाटा। अब देखिए मुक्त पतन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मुक्त पतन का अर्थ है जानने के लिए। आइए, अर्थ क्या होता है, जानने के लिए। मुक्त पतन का अर्थ क्या होता है, जानने के लिए। तो क्या है, क्रियाकलाप में एक पत्थर लीजिए और इसे ऊपर की ओर फेंकिए। एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और नीचे की ओर गिरने लगता है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। और जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षण कर रहा है किसी भी वस्तु को, तो वो क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वीय बल हो जाएगा। जब अब अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की और केवल इसी बल के कारण गिरती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। वस्तु क्या है, मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी का आकर्षण है, तो वेग जो होगा उसमें परिवर्तन होगा, तेज होगा या कम होगा, इसमें जो है परिवर्तन होगा। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है, ए को उत्पन्न करता है। त्वरण को उत्पन्न कौन करेगा, तो वेग में जो है परिवर्तन हो रहा है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। जब भी कोई वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो त्वरण कार्य करेगा। यह त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के कारण होता है। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसी के कारण जो है गुरुत्वीय त्वरण, जो यहाँ पर बल परिवर्तन लग रहा है, जैसे ही वेग होगा तो
त्वरण लगेगा, और ये त्वरण जब रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल के कारण जो जो भी त्वरण लग रहा है वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। इसे जी से डिनोट करेंगे, निर्दिष्ट करेंगे, इसको स्मॉल जी से निर्दिष्ट करेंगे गुरुत्वीय त्वरण को। जी के मात्रक वही होते हैं जो त्वरण के मात्रक होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका, तो त्वरण का जो मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही जो है गुरुत्वीय त्वरण का भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जी का मान होगा। हम त्वरण को वहाँ पर ए से डिनोट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम किससे डिनोट कर रहे हैं, तो जी से, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। वहाँ पर सिर्फ त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, यहाँ पर स्मॉल जी से। अब देखिए गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। क्या है, बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का क्या होता है, गुणनफल है। मान लीजिए कि यहाँ पर पत्थर 10(2) में दिया गया है कि पत्थर का द्रव्यमान जो है m है, और हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है, और जो मुक्त वस्तु गिर रहा है तो त्वरण किसके कारण लग रहा है, तो गुरुत्वीय बल के कारण लग रहा है, और इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। और इसीलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण F द्रव्य तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। जो बल का परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। तो F इजकल टू क्या हो जाएगा, F इजकल टू हो जाएगा एम जी। F बराबर कितना, तो M जो यहाँ पर आपका द्रव्यमान है, और जी जो है वो क्या है, गुरुत्वीय बल है, त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये आपने देखा, तो यहाँ पर देखिए मान यहाँ पर कितना है, तो एम जी इजकल टू जी और एम गुने एम बाई डी स्क्वायर। ये ऐसे भी सूत्र लिख सकते हैं इसको, जी इजकल टू जी एम बाई डी स्क्वायर, इसको ऐसे सूत्र लिखा जा सकता है। तो जहाँ हम जो है एम पृथ्वी का द्रव्यमान और डी जो है वस्तु तथा पृथ्वी की दूरी को दर्शाता है। ये जो डी स्क्वायर क्या किसको दर्शाया है, तो पृथ्वी और जो वस्तु की दूरी है उसको, और एम किसको, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जी के बारे में हम पहले भी पढ़े हैं, स्थिरांक है। अब हम मान लीजिए कि एक वस्तु पृथ्वी या इसकी सतह के पास है, ठीक, तो दूरी होगा, समीकरण दिखाएंगे तो दूरी डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी। जो दूरी है पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसके बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए हम क्या करेंगे, तो एम जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम गुने एम, इसका सूत्र आप देख लिए हैं, तो इनमें आर स्क्वायर, तो हम जी इजकल टू क्या कर सकते हैं, तो जी आर जो त्रिज्या है तो उसको डी के बराबर इसको हम रखेंगे जी एम बाय आर स्क्वायर। आर ये देख सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो आर है, आर के बराबर है, तो आर के बराबर जैसे ही होगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा, डी जो होगा आर बन जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे है कि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, आप जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है आर स्क्वायर जो है वो क्या होता है, विषुवत की ओर हम जाएंगे। आपने जब पढ़ा होगा ये विषुवत जो है मकर रेखा है, कर्क रेखा है, और जो यहाँ पर विषुवत है, जब हम विषुवत की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ये बढ़ता है। ध्रुवों से विषुवत की ओर हम जाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए जी का मान ध्रुवों के पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है, और जी का मान क्या होगा, तो विषुवत गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो क्या होगा, तो वो गुरुत्वीय त्वरण आपका हो जाएगा उसके अपेक्षा किसके, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जो है विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होगा। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, और पृथ्वी की सतह पर इसको जी का मान जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको आप स्थिर मान सकते हैं। लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, और यहाँ पर त्वरण को ज्ञात हम गुरुत्वीय बल के कारण कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की दूरी जो है वस्तुओं के लिए पृथ्वी के जो है कारण होता है, गुरुत्वीय बल के कारण है, तो हम त्वरण इससे निकाल लेंगे।
ये आपने पढ़ा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, आप जानते हैं, और पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने से क्या होती है, जाने पर बढ़ती है। विषुवत वृत्त की ओर जैसे ही जाएगा उसका जो है त्रिज्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आगे है गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। अब हम जी के मान का परिकलन अब करेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरण जी, एम तथा आर के मान रखने होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, सावित्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी है, यहाँ पर आपको नियतांक जो है जी है, और इसका मान कितना है, तो 6.7 × 10⁻⁻11 nm स्क्वायर kg² में है। और पृथ्वी का द्रव्यमान m है, जो 6 × 10⁻24 kg है, और पृथ्वी की त्रिज्या r है, जो 6 × 10⁻6 मीटर में है। अब हम जी का मान देखेंगे, तो जी का मान क्या हो जाएगा, तो जी जो स्थिर नियतांक है जी, m बाय जो पृथ्वी का द्रव्यमान है बाय r² जो त्रिज्या है। तो ये इससे सूत्र हम निकालेंगे, जी का मान 6 × 6.7 × 10⁻11 nm² kg² है, और यहाँ पर 6 × 10⁻24 जो है m का है, और r कितना है, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर इसका r का मान है। तो हम टोटल निकालते हैं, तो जी का मान कितना निकलता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान आप निकालेंगे, तो जी इक्वल टू कितना, 9 × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का मान निकलता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब हम आगे देखेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। अब गुरुत्वीय बल के जब प्रभाव होते हैं तो वस्तुओं की गति कितना होता है, क्या होता है, तो यह समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली हैं या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी की ऊंचाई के समान दर से गिरेगी। आइए इसके हम क्रियाकलाप करेंगे। तो क्या है, तो कागज़ की एक सीट तथा एक पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए। देखिए क्या दोनों धरती पर एक समान गिरते। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखने वाली बात है कि अगर हम जो है कागज़ की एक सीट लेंगे और एक पत्थर लेंगे, ठीक, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ हम गिराएंगे, कागज़ को भी और कागज़ की सीट को भी और एक पत्थर को। देखेंगे कि दोनों एक साथ पहुंचता है, तो हम देखते हैं क्या है, तो हम देखते हैं कि कागज़ जो है धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है। पहले पत्थर पहुंचता है और उसके बाद जो है कागज़ पहुंचता है, ठीक। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो वायु का प्रतिरोध है, इसी के कारण ऐसा होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं का घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है, और जो गिर रहा है वस्तु तो उसका घर्षण हो रहा है, वायु के साथ क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। जैसे ही घर्षण होगा तो प्रतिरोध होगा, तो इसी के कारण जो है ये होता है, जो नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कागज़ पर लगने वाला प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से क्या है, अधिक होता है। और कागज़ पर जो बल लग रहा है, जो वायु का घर्षण हो रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, वो अधिक हो रहा है, लेकिन पत्थर पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, तो इस प्रयोग से हमें जो है प्रतिरोध अधिक होता है। इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें जिसमें हवा निकाल दी गई है, तो कागज़ तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। यहाँ पर दो बात याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, इन प्रयोग को हम अगर कांच मतलब प्लास्टिक से करेंगे या जो शीशा होगा उससे करेंगे, या तो देखेंगे, तो कांच से अगर हम करें कि कांच के जार में रखें जिसमें से हवा निकाल दी गई हो। अब हम इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, तो हम कांच के जार में करें जिसमें से हवा निकाल दी गई है। तो कागज़ तथा जो कागज़ हम किसी वस्तु में अगर रख देंगे कांच के जार में, और इसमें देखेंगे
और इसे हम हवा निकाल देंगे। इसमें क्या देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि कागज़ भी और पत्थर भी दोनों जो है एक साथ एक ही दर से गिरता है। तो क्यों? क्योंकि ये कांच का प्रतिरोध कर रहा है। कांच का जो हवा क्या कर रहा है, दोनों का प्रतिरोध समान कर रहा है। जैसे ही समान करेगा ये किस में है तो कांच में है। दोनों कांच में है तो ये दोनों इसका नहीं प्रतिरोध कर रहा है, इसका कांच का प्रतिरोध हो रहा है। जैसे ही कांच का प्रतिरोध होगा तो ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समान होगा तो ये समान दर पे ये दूरी के साथ ये गिरेगा। तो ये कागज़ और जो पत्थर होगा एक ही दर से नीचे गिरेंगे। अब हम देखेंगे, हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है और मुक्त पतन में आपने देखा कि एक समान गति यहाँ पर हो रही है और एक समान गति जब हो रही है तो यहाँ पर हम जानते हैं समान दिशा में चल रही है। तो मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है, अनुभव करते हैं। तो समीकरण में दिखाया भी गया है कि वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो भी वस्तु का द्वारा जो त्वरण अनुभव नहीं यहाँ पर हो रहा है किसके, तो वस्तु का। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। यहाँ पर अगर त्वरण अनुभव नहीं हो रहा है तो सभी वस्तु क्या एक ही दर से नीचे गिरना चाहिए। एक कहानी के अनुसार हम इसको देखेंगे तो इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। और इटली में कहाँ है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है, ये बहुत ही बार पूछा गया है तो इटली में है। आपसे पूछता है कि पीसा की झुकी हुई जो मीनार है वो कहाँ है, तो इटली में है। गिराया क्योंकि पृथ्वी के निकट जो है जी का मान स्थिर है। पृथ्वी के निकट का जो है गुरुत्व बल क्या है, स्थिर है। तो एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। यहाँ पर जी के मान को हम रखेंगे, जी भी रखेंगे तो ये मान्य होंगे। देखिए v इक्वल टू कितना, तो u प्लस AT और समय जो है और ये त्वरण है, u जो है प्रारंभिक वेग है और v जो है अंतिम वेग है। तो ये आपने इसके बारे में पहले भी हम पढ़ा है। तो s इक्वल टू ut पर हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इसका सूत्र क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम इससे डिनोट करेंगे तो ये इसका इतना समीकरण निकलेगा। यहाँ पर देखिए u एवं v क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम वेग है। ये जो है अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। और s क्या है, तो वस्तु है और t क्या है, तो समय है जो दूरी ले रहा है। ये आपने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर दर्शाया गया है। इन समीकरण का उपयोग करते समय यदि त्वरण जो है a वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक कहेंगे। अगर गति की दिशा में लग रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, धनात्मक है। अगर यहाँ पर हम गति की दिशा में नहीं रहता है तो क्या होता है, ये ऋणात्मक हो जाता है, विपरीत लगता। तो यही दिया गया है कि त्वरण जो है को ऋणात्मक लेंगे तब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। जब हम त्वरण जो है ऋणात्मक लेंगे तो ये गति की दिशा के क्या होंगे, विपरीत लगेंगे। ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है कि एक कार किसी कगार से गिर कर 0.5 सेकंड में धरती पर आ जाती है और यह गिर रही है कार और 0.5 सेकंड में धरती पर गिरती है। परिकलन में सहायता के लिए जी का मान कितना है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण जो है इसके साथ ये गिर रहा है। तो धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी और 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी और धरती के कगार से कितनी ऊंचाई पर है। तो हम इसके सारे आंसर को देखेंगे तो समय कितना लग रहा है, तो 0.5। प्रारंभिक वेग क्या है, तो 0.5 मीटर पर सेकंड है। और गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कार का त्वरण कितना है, तो ए इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो अधोमुखी है। और चाल हम पहला निकालेंगे तो चाल इक्वल टू क्या होता है, भी ए गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने समय। तो चाल यहाँ पर जो है अंतिम वेग है, अंतिम वेग बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग भी a/t। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a कितना है, गुरुत्वीय त्वरण है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय कितना लगा है 0.5। जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा किसका, तो चाल हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे तो औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल कितना हो जाएगा, तो u प्लस v/2। औसत चाल इसका
इसका हो जाएगा सूत्र, और जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बाय 2, इसका सूत्र से हम निकालेंगे तो 2.5 हो जाएगा। और तय की गई दूरी कितना है, तो s है, तो हाफ AT², जो त्वरण है और जो समय है t का स्क्वायर हाफ। तो हाफ में देखेंगे तो ये दोनों लेंगे तो s और ये लेंगे तो ये दोनों कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 1.5 मीटर इसका दूरी हो जाएगा। अतः इसमें हम देखेंगे तो सूत्र के अनुसार आपने देखा, और इसका धरती से टकराने के समय जो है इसकी चाल कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड होगा, और 0.5 के दौरान जो है इसकी औसत चाल कितना होगा, 2.5 मीटर सेकेंड होगा। और धरती की कगार की ऊंचाई कितना है, तो 1.25 मीटर है धरती की ऊंचाई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है कि एक वस्तु की ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है एक वस्तु को, और यह जो है 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। किसी को हम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक रहे हैं, 10 मीटर पहुंचता है। परिकलन करने के लिए कहता है कि वस्तु कितनी वेग से ऊपर फेंकी गई, तथा दूसरा पूछ रहा है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में लिया गया समय। अब समय पूछ रहा है और जो है कितना जो है स्पीड से गया ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर तय की गई दूरी कितना है, तो 10 मीटर है, और s है, और अंतिम वेग कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है, और गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो 9.8। आपने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में भी निकाला भी है कि 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, किसका, g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वस्तु का त्वरण कितना हो जाएगा, तो यही हो जाएगा अधोमुखी से, और a का मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v² प्लस 2as। इसका सूत्र आपने पहले भी पढ़ा है, 2as होता है। और यहाँ पर अंतिम वेग हम निकाल रहे हैं, तो अंतिम वेग निकालने में हमको u² और 2as हमको निकालना है। 2a का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s का मान समय कितना लेता है, 10 मीटर लेता है। तो इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो u का मान आ जाएगा 100 रूट में हो जाएगा 196 मीटर पर सेकेंड, और इसको जब हम रूट से निकालेंगे तो 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा u का मान। और जब हम इसका अंतिम वेग निकालेंगे, जो समय लग रहा है, प्रारंभिक वेग जो लग रहा है वो 14 मीटर पर सेकेंड है, और जो लगेगा समय, जो कितना देर लगेगा उसको पहुंचने में, तो यहाँ पर v कितना, u प्लस AT। तो u कितना, तो 14 मीटर, और AT कितना है, तो a 9.8 है, t कितना है, समय कितना है, तो यहाँ पर समय दिया निकालना है आपको, तो t कितना, तो इसको हम दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.43 जो है मीटर में हमको सेकेंड में निकल जाएगा। तो अंतिम वेग और जो समय लगता है, प्रारंभिक वेग कितना है, 14 मीटर पर सेकेंड है, और लिया गया समय जो है वो 1.43 सेकेंड है। यहाँ पर देखिए मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मुक्त पतन क्या है, तो मुक्त पतन उसको कहते हैं जो किसी ऊंचाई के जो किसी ऊंचाई से किसी वस्तु, जो किसी कोई ऊंचाई है, तो कोई वस्तु का जो केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है। जो गुरुत्वीय त्वरण के साथ जो अगर वस्तु से गया है तो वो जो नीचे गिरेगा वही उसका मुक्त पतन कहलाएगा। और जबकि पिंड जो होगा, जो वस्तु होगा, पर कोई अन्य बल कार्य नहीं करेगा, और यह जो वस्तु पर जो है कोई और अन्य बल कार्य नहीं करेगा। इसको ऐसे समझेंगे कि किसी ऊंचाई से किसी वस्तु का केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। किसी जो वस्तु है, कोई वस्तु है, वो जो होगा क्या होगा, केवल गुरुत्वीय बल के कारण ही, गुरुत्वीय बल के कारण ही क्या होगा, नीचे आएगा, उसी को हम मुक्त पतन कहते हैं। अब देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण को किसको कहते हैं, तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो क्या करता है, त्वरण कार्य करता है। इसको ऐसे समझेंगे कि जब कोई वस्तु है जो पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उसमें जो है त्वरण काम कर रहा है, ठीक। यह त्वरण जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, और ये भी जो है त्वरण किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, जो मुक्त पतन है उसके कारण, गुरुत्वीय बल के कारण हो रहा है। और मुक्त पतन किसके कारण हो रहा था, गुरुत्वीय बल के भी कारण हो रहा था। ये भी क्या हो रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो ये भी क्यों हो रहा है, तो मुक्त पतन हो रहा है गुरुत्वीय बल के कारण, तो ये भी त्वरण की भी क्या हो रहा है, तो पृथ्वी के जो है त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, ये आप जान रहे हैं। तो ये हो गया, और इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय बल भी
गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। और इसी के कारण गुरुत्वीय त्वरण भी इसको कहा जाता है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर क्या होता है, पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है और इसीलिए जो है इस त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसी के कारण जो है इसको हम गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं और इसको हम जी से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। और इसका जो है सूत्र भी आप याद रखेंगे, त्वरण होता है और इसको मीटर पर सेकंड त्वरण का जो सूत्र है वही इसका जो है सूत्र होगा, ऐसा ही सूत्र होगा, मात्रक होगा। यहाँ पर जो है क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान को। द्रव्यमान क्या है, देखिए हमने द्रव्यमान के बारे में पहले भी पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। जो उसका द्रव्यमान आप निकालेंगे तो क्या है, तो जड़त्व जो है उसका माप होगा। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि अनुभाग में हमने पढ़ा भी है कि अनुभाग हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। जितना उसका भारी मतलब जितना वो भारीपन होगा। अब ऐसे समझिए, कोई वस्तु जो है 100 केजी का है, कोई वस्तु जो है 200 केजी का हो, तो किसका सबसे ज़्यादा भार है, तो भार इसका है। तो जरूरत तो किसका ज़्यादा होगा, तो इसका होगा। द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा, तो 200 केजी का होगा। तो इस प्रकार इसको हम समझेंगे, ठीक। जितना जो भारी होगा उसका द्रव्यमान जो है उतना अधिक होगा और उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा, ठीक। उसका जो है द्रव्यमान उसका जड़त्व वो बराबर होता है, ये होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। और यह द्रव्यमान जो है कहीं नहीं बदलेगा, चाहे वह पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर चले जाए तो या जो है अंतरिक्ष में चला जाए, तो ये 200 केजी है तो 200 केजी ही रहेगा, उसका जो है द्रव्यमान उतना ही रहेगा। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। और वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर रहता है। ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। द्रव्यमान के बारे में आपने बहुत ही बेसिक से इसको समझ लिया होगा कि वस्तु का द्रव्यमान जो है कहीं भी नहीं बदलेगा, स्थिर रहेगा। चाहे उसको कहीं आप ले जाएं, अंतरिक्ष ले जाएं, चंद्रमा पर, पृथ्वी पर, कहीं भी ले जाएं, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, समान रहेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाने पर नहीं बदलता है। अब हम पढ़ेंगे भार के बारे में। भार क्या है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है। पृथ्वी क्या है, कोई भी वस्तु है तो एक निश्चित बल से उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह बल वस्तु के द्रव्यमान जो m है तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो है गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय बल आया तो त्वरण हुआ, तो g से हम डिनोट करते हैं। और वस्तु के द्रव्यमान को हम छोटी m कैपिटल M से डिनोट स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे हम पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। तो कोई भी बल वस्तु का जो किस प्रकार से हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, वही उसका जो है किस बल से हम आकर्षित हो रहे हैं वही उसका भार हो जाएगा। यही यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, तो उसका भार क्या हो जाएगा, जो बल उस पर लगा रहा है वही उसका भार हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स बराबर m/g, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m गुने g। m a है तो m त्वरण हो गया, m भार हो गया, F फोर्स हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बल जो है m गुने g मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण या आप गुरुत्वीय बल। यहाँ पर वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। क्या होता है, वस्तु पर जो है पृथ्वी का आकर्षण बल, ये आकर्षण बल पृथ्वी का है। कोई वस्तु है, ये देख सकते हैं, ये जो है अगर आप इसको पृथ्वी मान लें, ये वस्तु है, तो ये आकर्षण बल जो लग रहा है वही उसका भार, ये जो है ये भार कहलाएगा, ठीक। इसे W से निर्दिष्ट करते हैं और इसको भार को हम किसे निर्दिष्ट करेंगे, तो W से, कैपिटल W है।
और इसे समीकरण इस प्रकार से हम समझेंगे तो जो W=m×g, मतलब m क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो गया, और g क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, यह गुरुत्वीय बल हो गया। तो ये जो है आकर्षण हो गया किसका, तो यहाँ पर दोनों की जो दूरी है पृथ्वी की, और जो आकर्षित कर रहा है, जो आकर्षण लग रहा है, आकर्षण बल जो लग रहा है वस्तु का, जो आकर्षण लग रहा है, जो वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है वो उसका भार है। तो ये जो है वस्तु है, ये पृथ्वी है, और ये आकर्षण बल है, यही इसका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। इसे समझ लिए आप, और इसी को अब डिनोट करते हैं, भार जो है आपको W=m गुने जी, m×g, ठीक, ये हो गया। अब है क्योंकि वस्तु का भार एक बल है, आपने देखा वस्तु का भार क्या है, एक बल है, जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, जिससे क्या होता है, ये भार है, वस्तु का जो है भार क्या होता है, एक बल है, वस्तु का भार बल है, और जिसके कारण क्या होता है, ये पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है। तो भार का SI मात्रक, अब जो है यहाँ पर भार का SI मात्रक पूछ रहा है आपसे। भार का SI मात्रक वही होता है जो बल का होता है, अर्थात न्यूटन, और भार का SI मात्रक भी न्यूटन है, और बल का भी SI मात्रक क्या है, न्यूटन है, ठीक, न्यूटन, और भार का जो है मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा से नीचे की ओर आता है, भार क्या है, एक बल है जो नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर की दिशा से आता है। याद रखेंगे भार क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, और भार का मात्रक SI मात्रक क्या है, न्यूटन है। क्यों, क्योंकि इसमें भी बल लग रहा है, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों भार लग रहा है, तो क्योंकि बल जो है क्यों ऊर्ध्वाधर दिशा से ही नीचे आता है, इसीलिए नीचे लगता है, इसीलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, और इसके कारण जो है जैसे ही ऊर्ध्वाधर दिशा से आ रहा है तो इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी। ये परिमाण और दिशा, यहाँ पर इसका परिमाण निकाल सकते हैं, और ये इसकी क्या है, ये सीधे ये रहा है तो ये इसका दिशा हो गया। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, क्या होता है, g का मान, गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान क्या होता है, स्थिर रहता है। इसीलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार जो है वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है, और जो कोई वस्तु दिया गया है तो उसके भार के क्या होगा, भार के वस्तु के द्रव्यमान के क्या होगा, वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान क्या होंगे, तो समानुपाती होंगे। इसको ऐसे डिनोट करेंगे, जो W जो है समानुपाती किसका, तो द्रव्यमान का। जो यहाँ पर जो भार है, ये भार है, भार किसका समानुपाती होगा, तो द्रव्यमान का। आपको हमने पहले भी बताया कि द्रव्यमान जो है अगर 100 kg है तो भार भी क्या हो जाएगा, 100 kg होगा। ऐसे इसको आप समझ लीजिए, दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक। वस्तु का भार जो होता है, वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, वस्तु का जो द्रव्यमान है, वस्तु का जो भार है उसके समानुपाती होता है। ये सूत्र आप देख लेंगे। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जो वस्तु का भार होगा उसके द्रव्यमान के रूप में भी हम उसको उपयोग कर लेंगे। जो 100 kg है, 200 kg है तो ये उसका भार है, तो वही हम उसका द्रव्यमान भी माप लेंगे कि इसका जो है द्रव्यमान भी 100 kg होगा, 200 kg होगा, या 10 ग्राम है या 20 ग्राम है, जितना भी है भार जितना होगा उसका उतना ही द्रव्यमान होगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों समानुपाती होता है, ठीक। अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी या अन्य किसी ग्रह या उतना ही जो है पृथ्वी का जो है कोई भी द्रव्यमान है, कोई भी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, कहीं भी जाएं तो उतना ही रहता है। जबकि वस्तु का जो भार होता है उसके स्थान पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि अगर द्रव्यमान की कोई भी वस्तु का द्रव्यमान है तो पृथ्वी, चंद्रमा, अंतरिक्ष कहीं भी चले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान बदलता नहीं है। वो क्या होता है,
एक समान रहता है, उसका एक दूसरे से मतलब स्थान पर ले जाएंगे तो उसका जो है द्रव्यमान नहीं बदलेगा। लेकिन भार को आप देखेंगे तो भार जो होता है क्या होता है, उसके स्थान पर निर्भर करता है कि वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि जी का जो मान होता है, जी का मान स्थान पर निर्भर करता है। और गुरुत्वीय बल जो है, गुरुत्वीय त्वरण जो है किसके कारण निर्भर हो रहा है, तो जी के मान पर। तो ये जी का मान जो होगा वही जो होगा, जैसे ही जी का मान निर्भर करेगा तो वैसे ही जो है वस्तु का भार भी निर्भर करेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात आपको याद रखना है, द्रव्यमान जो है, वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी चाहे कहीं भी जाएंगे तो उसका जो है द्रव्यमान नहीं घटेगा, वस्तु का द्रव्यमान नहीं घटेगा, उतना ही रहेगा। जबकि वस्तु का भार में जो होगा क्या होगा, परिवर्तन आएगा। वो किस पर निर्भर करता है, तो स्थान पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जी का मान स्थान पर निर्भर करता है। जैसे ही गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थान पर निर्भर कर रहा है, उसी प्रकार जी का मान स्थान मतलब जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण का मान जो है स्थान पर निर्भर करता है, उसी प्रकार भार का भी जो है मान स्थान पर निर्भर करेगा। लेकिन एक पॉइंट आपसे यहाँ से पूछ भी लिया जाता है कि दोनों बराबर होते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो है दोनों कब बराबर होंगे, समानुपाती जो होता है, भार के द्रव्यमान दो है होगा समानुपाती होगा वस्तु का द्रव्यमान और भार का द्रव्यमान समानुपाती होगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपसे ये पूछ लेगा कि अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान है तो प्रत्येक स्थान पर कैसा होगा, तो उसका जो है घटेगा बढ़ेगा समान होगा, ऐसे करके पूछेगा। तो आप ये याद रखेंगे कि वस्तु का द्रव्यमान जो है न घटता है न बढ़ता है, समान रहता है। लेकिन वस्तु का भार जो है वो अपने स्थान पर निर्भर करता है। बस 2 लाइन में याद रखेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि उसका जो है जी का मान स्थान पर निर्भर करता है, इसलिए वस्तु का भार भी स्थान पर निर्भर करता है। आप शॉर्ट में याद रखेंगे, ठीक। अब हम किसी जो है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार देखेंगे कितना होता है। किसी कोई वस्तु है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा। यहाँ पर आपने द्रव्यमान को देखा था, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उतना ही उसका द्रव्यमान रहेगा जितना पृथ्वी पर है, कोई भी ग्रह पर ले जाएंगे। लेकिन अब हम देखेंगे किसी वस्तु का जो भार है वो चंद्रमा पर कितना है। भार को हम डिपेंड करेंगे, भार को हम देखेंगे कि अगर वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होता है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। हमने सीखा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वही भार क्या है उसका, है किसका, तो कोई भी वस्तु का भार जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। यही उसका भी भार है, जो वस्तु जो है चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित उस वस्तु को करता है, जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। और चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, यहाँ पर चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, कम है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी क्या है, बड़ा है। तो ये द्रव्यमान इसका ज़्यादा होगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। ये 1000 kg का हो जाएगा तो ये कितना kg, ये होगा 10 kg का। ये से ही आप इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। तो क्या है, तो ये चंद्रमा से बड़ा है कौन, पृथ्वी। ये समझ रही है आप, ये इसका द्रव्यमान जो है ज़्यादा होता है किसका, तो पृथ्वी का। और चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, कम है पृथ्वी से। इसी कारण जो है चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षित बल लगाता है। और इसी के कारण क्या होता है, चंद्रमा जो है वस्तु पर कम आकर्षित बल लगाता है। और मान लीजिए यहाँ पर कहता है कि मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर इसका भार जो है w छोटा m है, m है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान जो है कैपिटल M है और कैपिटल M और M है और इसकी त्रिज्या m है। तो क्या होगा, गुरुत्वीय का सार्वत्रिक नियम से हम चंद्रमा का वस्तु का भार निकालेंगे तो WM से G और MM और गुने m/r²/m। तो यहाँ पर क्या है, तो मान लीजिए वस्तु का पृथ्वी का भार क्या हो जाएगा, WE हो जाएगा, बाहर निकालना है तो WE हो जाएगा, E हो जाएगा। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, तो M और त्रिज्या कितना, तो R।
देखिए खगोलीय पिंड और पृथ्वी का यहाँ पर दिया गया है। पृथ्वी है और चंद्रमा है, तो द्रव्यमान कितना है, त्रिज्या कितना है, ये याद रखना है कि आपका द्रव्यमान पृथ्वी का जो द्रव्यमान है केजी में है 5 गुने 5.98 और इसका त्रिज्या जो है 6.37 गुने 10⁻6 और चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 7.36 गुने 10⁻24 और चंद्रमा का त्रिज्या जो है वो मीटर में है कितना है तो 1.74 गुने 10⁻6 ये चंद्रमा का द्रव्यमान है। एक बार पुनः हम देखेंगे चंद्रमा और पृथ्वी को, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 5.98 गुने 10⁻24 5.98 गुने 10⁻24 पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी का कितना है 6.37 गुने 10⁻6 और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है 7.36 गुने 10⁻22 और ये चंद्रमा का है 7.36 गुने 10⁻22 और त्रिज्या कितना है तो 1.74 गुने 10⁻6 इसका चंद्रमा का त्रिज्या है। तो अब हम निकालेंगे तो समीकरण से हमको क्या प्राप्त होता है, तो समीकरण ये आपको द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, तो भार बराबर क्या हो जाएगा Gm गुने m बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना है तो पृथ्वी का जो है और चंद्रमा का जो है उसी प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर m है तो 7.36 गुने 10⁻22 जो है ये चंद्रमा का क्या है भार है केजी में और मीटर आपको निकालना है। तो यहाँ पर मीटर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर हम जब इसको निकालते हैं तो 2.43 गुने 10⁻10 जी गुने एम हो जाएगा और डब्ल्यू ई हो जाएगा कितना 1.474 गुने 10⁻11 जी बाय एम ये हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे तो टोटल निकलता कितना है, तो समीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है तो डब्ल्यू एम और डब्ल्यू ई बड़ा निकालेंगे तो डब्ल्यू ई क्या हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान वस्तु का चंद्रमा पर भार और वस्तु का पृथ्वी का भार जो है 1/6 हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा वस्तु का चंद्रमा का भार और वस्तु का पृथ्वी का भार कितना 1/6, पृथ्वी का भार 6 है और चंद्रमा का भार कितना 1 है। तो वस्तु का चंद्रमा का भार कितना तो 1/6 गुने इसका पृथ्वी का भार, पृथ्वी का भार कितना 1/6, चंद्रमा का कितना भार तो 1 और पृथ्वी का भार कितना तो 6। इस प्रकार आप इसको निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है और पृथ्वी का भार कितना होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना तो 10 केजी और पृथ्वी का भार कितना तो कितना होगा। तो वस्तु का भार m बराबर 10 केजी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है g है, g का मान कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है तो इसका भार w, तो w निकालना है तो m गुने g, तो m गुने g निकलना है, भार निकलना है तो w बराबर क्या तो m कितना हो जाएगा 10, g कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 98 n मतलब न्यूटन। वस्तु का भार कितना हो जाएगा तो 98 n, हम भार को न्यूटन से डिनोट करते हैं, जैसे बल को करते हैं ये न्यूटन 98 न्यूटन। आपको सूत्र 1-2 याद रखना है, बस उसी में हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण जैसे त्वरण आपको यहाँ पर निकालना था, जी का मान निकालना है तो जी कितना तो 9.8 है और आपको भार निकालना है तो भार m गुने जी होता है, सूत्र होता है, तो सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। वही एक क्वेश्चन और है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 n मतलब 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। देखिए वस्तु का भार यहाँ पर पृथ्वी पर निकालना है, चंद्रमा पर निकालेंगे, द्रव्यमान कहता है तो बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भार है तो भार क्या होगा अलग होगा। तो भार कितना होगा तो भार देखिए हमें ज्ञात करना है, तो पृथ्वी का भार कितना था 1/6, पृथ्वी चंद्रमा का वस्तु का भार कितना तो 1/6 गुने पृथ्वी का भार हम निकालेंगे तो 1/6 यहाँ पर कितना था चंद्रमा का भार बराबर हम निकालेंगे तो 1/6 गुने पृथ्वी का जो है इसका भार, तो सूत्र निकालेंगे WM है, WM तो WE हमको भार है तो WE/6 10⁻6 न्यूटन। तो इसका सूत्र से हम निकालेंगे कितना हो जाएगा तो ये WE जो है वो भार था 10
था, और ये 6 क्या था, तो उसके वस्तु का भार पृथ्वी पर, तो ये 6 हो जाएगा। जब हम इसको 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6 न्यूटन, तो इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.67 न्यूटन। तो पृथ्वी चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा, 1.67 न्यूटन। ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो द्रव्यमान क्या है और वस्तु में भार में अंतर क्या है, तो याद रखेंगे। हम 4-5 आपको उदाहरण देते हैं। देखिए पहला आप याद रखेंगे क्या है, द्रव्यमान किसी कहते हैं। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। पहला हो गया, द्रव्यमान से वस्तु की जड़त्व की भी माप होती है। दूसरा भार में जाएंगे। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। जो केंद्र की ओर वस्तु आकर्षित होगी वही उसका भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। अब हम द्रव्यमान में चलते हैं। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है द्रव्यमान, और जो भार है वो क्या है, एक सदिश राशि है। द्रव्यमान में फिर चलेंगे तो द्रव्यमान एक अचर राशि है, अर्थात इसका मान जो है सभी जगह क्या होगा, एक समान होगा। पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, कोई ग्रह हो, सभी जगह जो है द्रव्यमान क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन भार क्या है, एक क्षय राशि है, अर्थात इसका जो है मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगा, बदलेगा। याद रखेंगे। चौथा आप द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, केजी होता है। ठीक। और यहाँ पर भार का जो एसआई मात्रक होता है, जो बल का एसआई मात्रक होता है वही भार का एसआई मात्रक होता है। यानी कि बल मतलब न्यूटन, यानी कि न्यूटन का जो है बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, तो भार का भी एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन। अब हम पांचवा अंतर देखेंगे। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान जो है कभी भी क्या होगा, शून्य नहीं होगा। लेकिन भार का मान शून्य हो सकता है। जैसे कि पृथ्वी जो है केंद्र पर क्या है, शून्य है। पृथ्वी जो है केंद्र पर क्या है, शून्य है। और छठा हम देखेंगे द्रव्यमान का अंतर, तो इसे सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जाता है। किसको, द्रव्यमान को आप केजी में है तो इसको दंड तुला द्वारा आप माप लेंगे। अब हम भार में देखेंगे तो इसे स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। भार को आप एक स्प्रिंग यहाँ है, एक स्प्रिंग यहाँ से आप इसको माप लेंगे, यही जो है उसका भार हो जाएगा। तो इसको स्प्रिंग तुला से किसको, भार को, और जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसको आप दंड तुला से मापते हैं। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है, 1/6 गुना क्यों होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बराबर क्या था, वस्तु का चंद्रमा का भार बाय वस्तु का पृथ्वी पर भार जो है 1/6 गुना है, 1/6 गुना है। तो ये जो है वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 गुना बाय जो है इसका पृथ्वी पर भार, ये दिखाया गया है। तो ये दोनों क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है कि क्वेश्चन एक बार देखेंगे कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। पृथ्वी पर जो भाग है उसका मात्र 1/6 गुना कौन है, चंद्रमा है। तो क्यों ऐसा है, तो ये याद रखेंगे। तो हम जानते हैं क्या है, तो किसी वस्तु का भार क्या होता है, जी पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार किस पर, जी पर निर्भर करेगा। ठीक। जो उसका मान होगा वही जी जो है वस्तु का मान होगा। चूँकि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से क्या होता है, कम होता है। इसके कारण जो है वो किसी वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। जैसे ही उसका त्रिज्या कम होगा तो वस्तु पर क्या करेगा, कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। तो अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि चंद्रमा पर जो जी का मान है 1/6 पृथ्वी पर जी का मान है। जो चंद्रमा का मान जो होगा वो जो होगा 1/6 पृथ्वी का
पर जी का मान होगा। जो चंद्रमा का मान जैसे हो गया, वही जो होगा 1/6 जो होगा वो पृथ्वी पर जी का मान होगा। अतः आप इसको ऐसे समझेंगे कि चंद्रमा किसी वस्तु पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। आप ऐसे समझ गए होंगे कि चंद्रमा जो है किसी वस्तु पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। इसको आप समझ गए होंगे क्यों होता है 1/6 गुना, क्योंकि उसका जो भार है पृथ्वी की तुलना से 1/6 कम लगाता है। 1/6 कम जिससे ही लगाएगा तो क्या होगा, 1/6 कौन लगाएगा ज़्यादा, तो पृथ्वी लगाएगा। तो 1/6 पृथ्वी का भार उसके भार के क्या होगा, 1/6 गुना ज़्यादा होगा। ठीक, आपने इसको समझ लिया होगा। एक बार हम पुनः जो है आपको इसको समझा देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पुनः देखिएगा क्यों होता है कि किसी वस्तु का भार क्या है, जी पर निर्भर करता है। भार जो है भार है कोई तो उसके किस पर निर्भर करेगा, जी पर निर्भर करेगा। ये समझ गए। चूँकि चंद्रमा का जो है द्रव्यमान और चंद्रमा और चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से क्या कम है। चंद्रमा का त्रिज्या और पृथ्वी का त्रिज्या उससे कम होता है। किसका, चंद्रमा का कम है, जिसके कारण वह किसी वस्तु पर जो है कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ऐसे आप समझेंगे कि चंद्रमा का जो मान होगा 1/6 पृथ्वी पर जी का मान होगा। ठीक, 1/6 पृथ्वी का जी का मान होगा। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा किसी वस्तु पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण जो है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 6 गुना होता है। पृथ्वी पर जो है उसके भार का कितना होगा, 6 गुना होगा, और 6 गुना कम कहाँ पर होगा, चंद्रमा पर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आपने इसको देखा। बहुत ही जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन अभी तक जितने भी 1 सवा घंटा का क्लास हो चुका है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं लाइन बाय लाइन आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए अब हम जो है अगले वीडियो में इसको हम समाप्त करेंगे, थोड़ा लंबा समाप्त कर देंगे प्रणोद तथा दाब को। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कैसा वीडियो लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आराम से इसको आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा इधर उधर ध्यान भटकेगा तो आंसर जो है आपका नहीं बन पाएगा। थोड़ा सॉल्व होने में समय लगेगा, सॉल्व होने में कोई समय नहीं लगता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो। ध्यान से समझने वाली बात है, दाब किसको कहते हैं, भार किसको कहते हैं, द्रव्यमान क्या है, ये सब सारी बातें हैं, मास वेट ये सब सारे बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।